Good morning, dear student. Today we will discuss about chapter 4 calculation of national income. तो बेटा इसमें मैंने बता दिया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं। सबसे पहले वैल्यू एडिड मेथड, क्योंकि सर्कुलर फ्लो हमने पढ़ा था। सर्कुलर फ्लो में तीन सर्कल चल रहे थे। प्रोडक्शन किस में कन्वर्ट होती है? इनकम। और फिर इनकम को क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर। तो अभी हम ये वाला मेथड पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है। और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। ये सब मैंने इंडिकेट करा दिया था, ठीक है, अंडरलाइन करा दिया था। अब इसी में सबसे पहले बेटा यहाँ से जो शुरू होते हैं ये मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ। वैल्यू एडिड मीन्स क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कोई वस्तु का जो मूल्य है, मार्केट प्राइस, उसमें ऐड होना, कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन ऐड है, उसे बोलेंगे वैल्यू एडिड। ठीक है। मान लीजिए कि रॉ मटेरियल 1000 तक का है और वस्तु बनी उसे 1200 में बेच रहे हैं, यानी 200 रुपए का क्या है? वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये कहलाया जाता है वैल्यू एडिड। अब आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट? यानी उत्पाद का मूल्य। और वैल्यू ऑफ आउटपुट उत्पाद का मूल्य। उत्पाद का मूल्य मतलब जो मार्केट प्राइस पर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, जो हमारे देश में प्रोड्यूस की गई है, उसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम देखते हैं जो आउटपुट है, ठीक है, यानी वस्तु बनी है, ये तो सारी की सारी सेल हो जाती है, तो आउटपुट इज इक्वल टू सेल कहेंगे। अगर कुछ वस्तु बच जाती है तो हम क्या कहेंगे? डेल्टा स्टॉक। उसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे? डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक मतलब कुछ वस्तु बिना बिके रह गई है, जिसे चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। फिर इसमें हमने देखा माइनस किया गया है इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब रॉ मटेरियल को शामिल करते हैं। इसमें क्या शामिल करते हैं? इसमें वैल्यू, रॉ मटेरियल की वैल्यू को शामिल किया जाता है। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो यूज कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको शामिल किया जाता है इंटरमीडिएट कंजप्शन में। वैल्यू मतलब मूल्य। मूल्य मतलब जैसे मैंने कहा ना, वुड ली थी 5000 की, वुड ली थी ना, वो वुड रॉ मटेरियल, और वैल्यू उसकी कितनी थी? 5000। तो उसको ऑलरेडी ऐड करते हैं जब मार्केट प्राइस पर वो बिकती है, फिर उससे चेयर बन गई। चेयर बनने के बाद उसको 10,000 में बेच रहे हैं, यानी 5000 तो इसमें वैल्यू ऐड करी है। वो 5000 ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का खर्चा, वैल्यू। तो यहाँ लिखा है ना वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद बेटा ये आता है, जैसे ये भी मैंने बता दिया था, फिर रिवाइज करा देती हूँ कि कैसे एस्टिमेट करते हैं वैल्यू एडिशन, यानी कैसे वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन, थोड़ा टेबल बना के सिर्फ ये बताया गया कैसे वैल्यू एड इसमें होती है, किसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ बेटा, सबसे पहले फार्मर है, फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, और उसको सेल कर दिया। वीट का प्रोडक्शन करने में 600 रुपए तक का उसका मेहनत लगी, खर्चा आया, सब कुछ है इसमें, ठीक है। और फिर उसको सेल कर दिया 800 में, यानी उसे कितने रुपए मिल गए? ऊपर से 200 रुपए मिल गए, ठीक है। और उसने किसको सेल करा था? उसे फ्लोर मिल को, क्योंकि वो वीट से क्या क्या करेंगे? फ्लोर बनाएंगे, आटा बनाएंगे। फिर उसके बाद, हाँ जी देखिए बेटा, ये यहाँ से ये फ्लोर मिल का है। फार्मर से शुरू करते हैं। यहाँ से फार्मर ने जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी 600 का था, ठीक है। और यहां से बेटा देखिए, फार्मर इज इक्वल, फार्मर ने जो है कितने का बेचा है बेटा? 600 का बेचा है, ठीक है। 200 रुपए का खर्चा आया था उसका, 200 रुपए का खर्चा आया था वस्तु का उत्पादन करने पर, ठीक है, और प्रोडक्शन करने पर। और उसने उसे 600 रुपए में बेचा है। 400 रुपए उसने अपने मार्जिन जोड़ ली, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत इसी ने करी, खेती करी, ठीक है, और धूप में उसने मेहनत करी, तो मार्जिन लेगा ये। तो मार्जिन इसका थोड़ा हमने ज्यादा रख दिया, कितना हो गया इसका? 400। उसके बाद हमने देखा कि ये इसने किसको बेच दिया? फ्लोर मिल को बेच दिया, ठीक है। उसने खरीद लिया 600 में, क्योंकि 600 इसने अपना प्राइस रखा, ठीक है। 600 इसने अपना क्या रखा? प्राइस रखा। और इसका खर्चा जो उत्पादन करने पर था 200, 400 रुपए इसने ऐड करे, और 600 रुपए अब क्या हो गए? वस्तु का प्राइस हो गया, यानी वीट का। फ्लोर मिल ने बाई कर लिया इस वीट को 600 में, और फिर इसको सेल कर दिया, मतलब आटा बना के 800 में, ठीक है। क्वांटिटी कुछ नहीं, बस एक प्राइस दिया हुआ है कि जितनी भी क्वांटिटी है उसको किस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस ये प्राइस प्राइस लिखना और कुछ नहीं। इसके बाद अगर हमने देखा तो फ्लोर मिल ने 200 रुपए इसमें ऐड कर, ठीक है। आटा है, आटे का क्या किया जाएगा? आगे प्रोसेस में करेंगे यूज। प्रोसेस में कौन करेगा? बेकर। बेकर ने आटे को बाय करा, क्योंकि इसने अपनी वैल्यू रखी थी 800, 600 में तो खरीदा था, कुछ तो कमाएगा, 200 रुपए ऊपर से ऐड कर लिए, 800 में कर दिए और सेल कर दिया इसको, ठीक है। फिर इससे ब्रेड बनाया,
आटे को खरीदा और फिर क्या बनाया, ब्रेड बनाया और उसको 1000 में बेच दिया शॉपकीपर को, ठीक है। यानी कितने मूल्य ऐड हो गया यहाँ पे 200, कितना मूल्य ऐड हो गया 200। फिर शॉपकीपर ने बाय दी ब्रेड, ठीक है, शॉपकीपर ने बाय करी ब्रेड, क्योंकि ब्रेड क्या है बेटा, बनाया तो है बेकर ने, अब वो थोड़ी सीधा कंज्यूमर को बेचता है, ठीक है। वो किसको बेचता है, वो तो इकट्ठा बेचेगा माल, किसको बेचेगा, शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने बाय कर लिया ब्रेड, ठीक है, क्योंकि इसने कीमत रखी 1000, ठीक है। फ्लोर को 800 में लिया था, फिर उससे ब्रेड बनाया, ब्रेड बना के वो जो बेच रहा है अब उसको जो है 1000 रुपए उसने कीमत रखी है, और ठीक है शॉपकीपर ने बाय किया। अब शॉपकीपर भी कुछ उसमें मूल्य ऐड करेगा, ठीक है, कुछ मार्जिन कमाएगा। उसने हाउस होल्ड को, मतलब जितना भी स्टॉक था 1000 रुपए तक का, उसको कितने में बेच दिया, 1200 में बेच दिया। कितना मूल्य ऐड हो गया, 200 ऐड हो गया। अगर हम टोटल देखें तो कितना ऐड हो गया, सिर्फ एक वीट का प्रोडक्शन हुआ था, उससे ब्रेड बनती गई, कंज्यूमर तक पहुंची, तो उसमें कितना कितना मूल्य ऐड हो गया। फार्मर ने किया 400, फिर फ्लोर मिल ने किया, बेकर ने किया, शॉपकीपर ने किया, तो अगर हम देखें तो 1000 रुपए मूल्य उसमें ऐड हुआ, ठीक है, प्राइस। अब इसे कहेंगे हम ग्रोस वैल्यू एडेड। अब इन सब का एडिशन, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टर्शी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एमपी। अब इसको बोलेंगे बेटा क्या, जीडीपी एमपी, यानी ग्रोस वैल्यू एडेड, जो ग्रोस यानी सबका जो टोटल कर रहे हैं सारी प्रोड्यूस एंटरप्राइज, ठीक है, जो हमारे ही देश में वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उसे बोलेंगे हम जीडीपी एमपी। तो अगर हम यहाँ देखें ग्रोस वैल्यू एडेड कितनी हो गई है, सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट द्वारा 1000, इसे बोलेंगे जीडीपी एमपी, ठीक है। ये बस थोड़ा समझाने के लिए बताया गया था कि वैल्यू एड कैसे होती है। एक आपको मीनिंग याद करना है जीडीपी एमपी का। तो जीडीपी एमपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी वस्तु का होता है, तो मीनिंग क्या बताएंगे, मार्केट, ये वाला कर सकते हैं मीनिंग, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है हमारी कंट्री में एक लेखा वर्ष में। इसके बाद आता है कि यहाँ बेटा इसकी स्टार्टिंग जीडीपी एमपी से है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे एनएनपी, इसके माध्यम से नेशनल इनकम कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। नेशनल इनकम आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बेटा नेशनल इनकम को मैंने बताया था किस तरीके से लिखते हैं, एनएनपीएफसी। इसको कैसे लिखते हैं, एनएनपीएफसी। यहाँ फॉर्मूले बनेंगे, फॉर्मूले बहुत सारे बनेंगे, लेकिन मैं फिलहाल अभी एक ही बता रही हूँ, ठीक है, जैसा हमने अभी समझा था। यहाँ पर बेटा ये प्रोडक्शन मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट बनती है, वस्तु बनती है और बिकती है। बिकती किस पे, मार्केट प्राइस। वस्तु बन रही है जीडीपी और बिकती है मार्केट प्राइस, तो इसको बोलते हैं जीडीपी एमपी। इसके बराबर में आपको जीडीपी एमपी लिखना है जब आए प्रोडक्ट मेथड, इतना ध्यान दीजिएगा। सभी को समझ आ रहा है, रिप्लाई कीजिए। यस मैम। हाँ जी, इतना ध्यान दीजिएगा बेटा, बस यहाँ ये तो ये रहेगा तो क्योंकि अभी मैं आपको ज्यादा फॉर्मूले नहीं बता रही, फिल आपकी इसमें गिवन है। तो यहाँ ये बोला है कि कैसे प्रोडक्ट मेथड से आप राष्ट्रीय आय निकालेंगे, नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। तो नेशनल इनकम को तो ऐसे ये वाले लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ऐसे लिखते हैं नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट का एडिशन है। मीनिंग पढ़ा था ना, फैक्टर कॉस्ट, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, तो इसलिए यहाँ एफसी आता है, ठीक है। और प्रोडक्ट, ये मेथड चल रहा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट वस्तु है और वस्तु कहाँ बिकती है, मार्केट में बिकती है, मार्केट प्राइस पर, इसलिए वस्तु बन रही है, जीडीपी बढ़ता जा रहा है, मार्केट प्राइस पर बिकती है, तो इसको लिखते हैं जीडीपी एमपी। यहाँ बस ये याद रख लेना। अब बताते जाइए बेटा, थोड़ा आप भी रिप्लाई कीजिए। अब बस इसके अकॉर्डिंग इसको बनाते जाइए। ये एन है, नेट है, यहाँ तो ग्रोथ जी है। नेट में जब नेट लिखा है तो मैं यहाँ क्या कर दूं, बताइए, बोलिए। नेट आ गया तो यहाँ क्या होगा, हाँ डेप्रिसिएशन का रोल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, डेप्रिसिएशन। और आपको पता है नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, तो आप माइनस कर दीजिए यहाँ डेप्रिसिएशन। कई बार नहीं भी होगा, वो डिपेंड करेगा इस पर यहाँ क्या लिखा है, लेकिन अभी फिलहाल आप यही देखिए, इसके बेस से ही समझा रही हूँ मैं। फॉर्मूले बहुत सारे बनेंगे, 8 बनेंगे, लेकिन अभी मैं एक ही बता रही हूँ। यहाँ एन लिखा आ रहा है, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता, नहीं होता मतलब माइनस करते हैं, तो यहाँ माइनस कर दो, हो गया खत्म। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेशनल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेशनल लिखा हुआ है। तो नेशनल के लिए मैंने क्या बताया था पिछले लेसन में, सभी बताएंगे, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यही बताया था ना। नेशनल मतलब आप क्या कहेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और उसको ऐड करते हैं, तो ऐड कर दो बेटा,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, कर दिया ऐड। इसके बाद मैं देखती हूँ पी का कोई रोल नहीं है, पी पी ये बेटा दोनों कॉमन है, ठीक है। यहाँ होता क्या है, जब ये फॉर्मूले बनाए जाते हैं ना, दोनों एरिया इक्वल करते हैं, दोनों साइड इक्वल करते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ यहाँ जी है या एन है, इन दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करने के लिए एन में तो नेट शामिल होता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। और ये नेशनल है, नेशनल मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड से रिलेशन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या कर देंगे इसमें ऐड। अब यहाँ एफसी का क्या रोल बताया था मैंने, एफसी और एमपी था, बताइए क्या बताया था। एफसी और एमपी है बेटा, एफसी वो नहीं कंपनसेशन एम्प्लॉय वो वाला नहीं, यहाँ एफसी लिखा आ रहा है और एमपी आ रहा है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो एक वहां पीछे थ्योरी में हमने पढ़ा था, क्या करना पड़ेगा, किसका रोल है, ध्यान हो तो बोलिए बेटा, किसका रोल है इसमें, नहीं आया, गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है तो क्या रोल उत्पन्न हो जाता है, बोलिए। हाँ, टैक्स थे। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, सब्सिडी तो ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं, माइनस। या हम सीधा लिख देते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या लिख देते हैं हम सीधा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बस बन गया बेटा फॉर्मूला ये नेशनल इनकम का, कि कैसे आप प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहा बेटा फाइंड आउट करने का मेथड। अभी मैंने बस ये एक ही बताया है, बनने बहुत सारे हैं। अंतर कितना होता है, जैसे यहाँ तो ये है एनएनपीएफसी, यहाँ जरूर नहीं है जीडीपी, यहाँ एनडीपी ये भी लिखा सकता है। फिलहाल आप इसी को लेकर चलिए और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। प्रोडक्ट मेथड है, स्टार्टिंग होगी जीडीपी एमपी से, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है, जीडीपी एमपी से स्टार्टिंग क्यों हो रही है, जीडीपी एमपी मतलब प्रोडक्ट मेथड शुरू हो गया है। और जीडीपी एमपी इसलिए लिखते हैं क्योंकि वस्तु है मार्केट प्राइस पर ही बिकती है और बन रही है तो जीडीपी में ऐड होती जाती है, ठीक है ना। जीडीपी बढ़ता जाता है, वस्तु बनती है, बिकती है, उसकी वैल्यू को जीडीपी उसके टोटल को जीडीपी में बोलते हैं। तो चलिए कैसे बनाएंगे फिर रिवाइज करते हैं। यहाँ नेट है, सभी बोलेंगे, क्या कर दूं अब यहाँ, सभी बोलेंगे वेरी गुड, माइनस डेप्रिसिएशन। चलो इसका रोल तो खत्म। अब ये बीच बिटवीन रोल आ रहा है, ये है नेशनल। नेशनल का क्या रोल है, क्या करूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। वेरी गुड, नेट फैक्टर इनकम बोलिएगा, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कैसे निकलेगी, ये निकलती है रेजिडेंट जो आए दूसरे देशों से ला रहा है वो ऐड करेंगे, नॉन रेजिडेंट जो हमारे देश से ले जा रहा है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसे निकलती है। नहीं भी फिलहाल कंफ्यूजन हो रही है तो अभी छोड़ दीजिए, धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे। और ये एफसी लिखा हुआ है यहाँ पर, और थोड़ा सा ये देख लीजिएगा बेटा, यहाँ एमपी लिखा हुआ है, क्या रोल है इसका, क्या करना है मैम, सब्सिडी। हाँ सब्सिडी ऐड और इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस, या उसके प्लेस पर एक दोनों को कंबाइंड कॉम्बिनेशन ये है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा नेट, ये सारी थ्योरी हम पीछे पढ़ चुके हैं लेसन में, इसलिए मैंने बोलता थ्योरी अच्छे से करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलता कैसे है, सब्सिडी ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर देते हैं, माइनस, अगर ये दोनों लिखे हुए हैं तो। अदरवाइज क्वेश्चन में यही लिखा आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो सीधा आप ये कर दीजिए, माइनस कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बस बन गया फॉर्मूला। यानी प्रोडक्ट मेथड से आपने क्या निकाल लिया, नेशनल इनकम। देखिए जैसे ये रहा बेटा, यहां पर आया है, ये रहा देखो स्टार्टिंग जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी कैसे बनेगा, ये तो वस्तुओं का वही है, वैल्यू एडिशन से लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ऑल प्रोडक्शन यूनिट, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे सर्विस सेक्टर है, सबका रोल है जीडीपी में, ठीक है ना। तो इन सबको ऐड कर देते हैं तो बन जाता है जीडीपी एमपी, ठीक है। और उसके बाद देखो बेटा ये एनएनपीएफसी कैसे निकला, एन है, माइनस कर दीजिए, यहाँ डेप्रिसिएशन कर दिया, जीडीपी में से माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ बीच में एन लिखा हुआ यानी नेशनल, नेशनल है तो ऐड कर देंगे, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और यहाँ एफसी लिखा हुआ था, दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ एफसी, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ था एमपी। तो बस इसका रोल क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करने हैं, माइनस, ठीक है। बस बेटा बन गया इसका ये फॉर्मूला। फिलहाल आज के लिए इतना एक ही कराऊंगी, न्यूमेरिकल पोर्शन कराएंगे तब इसको हम आगे सिखाएंगे, ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना। या मैं एक बार फिर बता देती हूँ फॉर्मूला ऐसे बेटा, यहाँ तो बिल्कुल लास्ट में दे रखा है एनएनपीएफसी, निकालते कैसे हैं, यहाँ जीडीपी एमपी लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन क्योंकि यहाँ नेट है, यहाँ नेशनल है तो आप क्या लिखोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर दोगे, एफसी है और यहाँ एमपी लिखा हुआ, ये देख लीजिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ, एमपी और एफसी है, तो इनका एक ही रोल है, माइनस नेट इनडायरेक्ट
टैक्सेस, क्या कर देंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े से फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगी, तो ये याद होना चाहिए, तभी फॉर्मूले बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा लिखा ही हुआ है, देखिए सेकेंडरी है, टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सबको ऐड कर देते हैं, वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड, तो आ जाता है जीडीपी एमपी। जैसे एफसी का बताया था मैंने, एफसी कैसे आता है, यानी कंपनसेशन एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऐसे आता है ना, पीछे मीनिंग पढ़ा था। ऐसे एमपी कैसे आता है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सारी मार्केट प्राइस पर, और कौन सी गुड, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे सेकेंडरी की हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो। खत्म। इसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 मार्क्स में आता था, ये प्रिकॉशन, ठीक है, और 1 मार्क्स में अब जाएगा। 1 मार्क्स में कैसे जाएगा, ये लिखना पड़ेगा, इसमें ऐड होगा या नहीं होगा। जैसे देखें, देखिए बेटा, वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। चलिए, ये बेटा प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशन रिगार्डिंग वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हैं जब वैल्यू एडिड मेथड का हम यूज करते हैं, और ये 1 मार्क्स में जाएंगे सारे बेटा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, सेम ऐसा लिखा आएगा, बस आपको हाँ ना में आंसर देना है, ऐड होगा या नहीं होगा, बस यही आना है। ठीक है, अब तक ये वैसे 6 मार्क्स में चला जाता था, प्रिकॉशन आ जाती थी। चलिए, फॉलोइंग सम इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, या तो न्यूमेरिकल के साथ दे देते प्रिकॉशन, ये आ जाता था थोड़ा ऑप्शन में, अब तो 1 मार्क्स के हैं, तो देखते हैं। चलिए, फॉलोइंग सम इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन दी हुई है वैल्यू मेथड के। सबसे पहले, वैल्यू ऑफ दी सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। देखिए क्या है, नॉट इंक्लूडेड इन, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये मैं बता देती हूँ, यहाँ क्या है, नॉट इंक्लूडेड, गुड्स इज, यहाँ है नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, नोट आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या लिखा है, अभी तक हमने पढ़ा कि वैल्यू एडिड मतलब वैल्यू एडिड मेथड मतलब जो वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, वस्तु की फिर वो मार्केट प्राइस पर बिकती है, वो है वैल्यू एडिड मेथड। तो इसमें कौन सी वस्तु को शामिल करेंगे, तो उस वस्तु की वैल्यू को शामिल करेंगे सेल परचेज जो कि न्यू है, ना कि सेकंड हैंड। तो ये देखिए लाइन क्या लिखी हुई है, वैल्यू सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। तो पहला पॉइंट ये हो गया बेटा, जो सेकंड हैंड गुड्स है उसको हम वैल्यू एडिड मेथड में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स की तो पहले ही ट्रांजैक्शन की जा चुकी थी जब ये क्या की गई थी, प्रोड्यूस। सेकंड हैंड गुड्स मतलब जैसे आपकी बुक है, हाँ जी बेच रहे हैं, तो इट मीन्स उसकी वैल्यू को हम जीडीपी में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जब नई बनी थी, बिकी थी, उसी वक्त उसकी कैलकुलेशन हो गई थी, जितने भी प्रकार की भाई कॉस्ट आई थी, सब कुछ उसकी गणना हो गई थी, ठीक है, न्यू रूप में एक बिकी है, उसको शामिल करते, पुरानी वस्तु को शामिल इसमें नहीं करते, यानी उसकी वैल्यू को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, आगे, कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ दी सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। आगे देखिए, अगर सेकंड हैंड गुड्स का आप कुछ लेन देन भी कर रहे हैं, तो उसमें जो कमीशन अर्न कर रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, कमीशन अर्न कर रहे हैं सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, उसको हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो एक सर्विसेज है। क्या है, वो एक सर्विसेज है, आपने कुछ काम किया है, तब बदले में कुछ मनी मिल रही है, तो उस कमीशन को ऐड करते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स में जाएंगे बेटा। सबसे पहले मैंने बताया सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को शामिल नहीं करते, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, वो तो नई तब बनी थी जब ऑलरेडी ऐड हो गई थी, उसकी वैल्यू ऑलरेडी ऐड हो गई थी, उसकी कैलकुलेशन पहले की जा चुकी थी। ठीक है, जब जीडीपी निकाला गया था उसकी कैलकुलेशन हो गई थी। इसके बाद चलो, लेकिन उसका लेन देन हमारे चलता ही है देश में, सेकंड हैंड गुड्स भी बिकती है, उस पर अगर कोई कमीशन अर्न किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कमीशन अर्न किया जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि कमीशन तो बेटा एक व्यक्ति ले रहा है और व्यक्ति अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो आपको पता है सर्विसेज तो हम ऐड करते ही हैं। ठीक है, यही तो पढ़ रहे हैं, इनकम ही तो पढ़ रहे हैं, इनकम मतलब नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल होगा, ये वाला पढ़ रहे हैं हम, क्या किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके बाद, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट is taken into account while estimating value added. देखिए, because these goods are like those produced for the market, these are simply not sold owing to their need by producer themselves, जैसे car used by car producer। आगे क्या लिखा हुआ बेटा, ध्यान दीजिए, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट, जैसे खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद ही यूज कर रहे हैं,
खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हैं और खुद ही यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद ही यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन दिखाया तो है खुद ही उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब खुद बनाओगे तो खुद यूज करोगे ही उसको। ठीक है, तो उसको हम शामिल करें, क्योंकि बेटा यहाँ खर्चा तो आया है, व्यक्ति का खर्चा तो आया है, वस्तु बनी है, वस्तु बनी है, प्रोड्यूसर ने खर्चा भी किया है। ठीक है, और उसमें से सीधी सी बात है उसका एक मार्केट प्राइस है, वस्तु बिकने के लिए तैयार है, तो उसको हम शामिल करेंगे वैल्यू एडिड मेथड, यानी इसको हम इसकी वैल्यू एडिड जो होगी वैल्यू एडिड मेथड में इसको शामिल करेंगे, क्योंकि ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, कोई सेकंड हैंड गुड्स नहीं है। बस इतना अंतर है कि इसको सोल्ड इसलिए नहीं किया गया, सोल्ड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि प्रोड्यूसर को उसको खुद की भी जरूरत थी। प्रोड्यूसर अगर खुद नहीं बनाता तो इसी वस्तु को दूसरे कहीं से हायर करता, लेता, वो सिंपल सी बात है, यानी इसने कहीं ना कहीं कुछ प्राइस तो है। अब ये प्राइस, इसे ये बात है सामने वाले व्यक्ति से ना मिलकर इसे खुद सहन करना पड़ रहा है, इसलिए इसे हम शामिल करेंगे। जैसे कार यूज की जा रही है कार प्रोड्यूसर द्वारा, ठीक है, किस लिए, ताकि वो भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे सके अपने एम्प्लॉय को, तो इसको हम शामिल करेंगे। इसके बाद आता है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज टेकन। देखिए क्या लिखा है, इंप्यूटेड वैल्यू प्रोडक्शन, अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए वस्तु का प्रोडक्शन किया गया है, दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर दी मार्केट, तो ये भी बेटा वस्तु मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस की गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत वही बात है जैसे यहाँ पर था, कार का प्रोडक्शन आप कर रहे हो, आपकी संस्था कर रही है और आप ओनर हो, और कार आप यूज कर रहे हो अपने एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, करोगे ही, लेकिन वो कार इसलिए बनी थी ताकि मार्केट में बिक सके, उसका एक मार्केट प्राइस है, उसका मार्केट प्राइस है। लेकिन सेकंड हैंड गुड्स का क्या प्राइस है, बताओ, सेकंड हैंड गुड का क्या मार्केट प्राइस है, कोई मार्केट प्राइस नहीं होता है, वो तो व्यक्ति खुद क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्टी फील ना हो, सामने वाले व्यक्ति को सस्ता मिल जाए इसलिए बेचना, अदरवाइज उसकी क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो तो उसकी वैल्यू रख दी गई है, इसलिए उसको शामिल नहीं करते, लेकिन उसमें जो कमीशन है वो तो शामिल करेंगे, क्योंकि वो एक अर्निंग हो गई और अर्निंग को हम शामिल करते हैं। और इसके बाद थर्ड ये मैंने बताया कि कोई अगर वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हो, उससे खुद यूज कर रहे हो, खुद किस लिए, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको भी शामिल करेंगे उसकी वैल्यू को। आगे सेल्फ कंजप्शन के लिए वस्तु को प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, जैसे वीट प्रोड्यूस की जा रही है और कंज्यूम भी फार्मर खुद ही कर रहा है, लेकिन वीट सारा का सारा थोड़ी कंज्यूम कर लेगा, कुछ तो खुद कर लेगा, बाकी कहाँ बेच देगा, मार्केट में बेचेगा, यानी उसका भी एक मार्केट प्राइस है। कहने का मतलब वीट अगर उसने खुद प्रोड्यूस करके कंजप्शन नहीं करता तो वीट को कहीं और से लेता, मान लीजिए वीट का प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो वीट लेगा तो सही, कहीं ना कहीं से लेगा, मार्केट से तो उठाएगा उसको, तो इसलिए बोलते हैं इसका मार्केट प्राइस है, कहीं ना कहीं मनी का फ्लो हो गया है। प्रोड्यूसर इस वस्तु को, ठीक है, अब ये है कि उसने खुद प्रोड्यूस कर ली है, जैसे वही बात है आपने अपने गार्डन में क्या कर ली, वेजिटेबल ग्रो कर ली, वेजिटेबल क्या कर ली, ग्रो कर ली, लेकिन उसका एक मूल्य है, यानी वो मार्केट में बिक सकती है। अब वो सिंपल सी ये बात है, आपका खर्चा तो हुआ है वेजिटेबल ग्रो करने में, आपको बहुत सी मेहनत भी करनी पड़ी, और अगर वो वेजिटेबल आप ग्रो नहीं करते तो बाहर से तो खरीदते, यानी मनी का तो फ्लो है यहाँ, तो इट मीन्स हम कहेंगे इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि आपको पता है इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी फाइनल गुड्स में शामिल हो करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को इसमें शामिल किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे वस्तु 1200 में बिकी है, तो ये 1200 को जब हम कैलकुलेशन करेंगे जीडीपी की, तब हम इसको शामिल करेंगे, ये नहीं कि हाँ जी 500 रुपए की तो भाई वुड थी, इसमें इतना मूल्य ऐड कर रहे हैं तब वो बिक रही है चेयर, नहीं, वो तो इंटरमीडिएट यानी रॉ मटेरियल का खर्चा ऑलरेडी इस 1200 में ऐड है, तो इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये मध्यस्थ है, इससे फाइनल गुड्स बनती है। आगे इंप्यूटेड रेंट और ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ओनर जहां जिस घर में रह रहा है उसका एक आरोपित किराया, आरोपित किराया मतलब अगर घर उसका है तो ठीक है, अगर घर नहीं होता तो रेंट पर तो रहता, यानी उसका एक मूल्य है, घर का एक मूल्य है, घर की एक वैल्यू है। तो ऑल हाउसेज है, क्योंकि हर एक हाउस रेंटल वैल्यू होती है, उसको रेंट पे दिया जा सकता है। अब कोई मैटर नहीं है सेल्फ कंजप्शन कर रहा है या उसको रेंट पे दे रहा है, उसका लेकिन कुछ मनी तो उसके बदले दे रहा है, कुछ टैक्सेस भी पे कर रहा है, तो इट मीन्स उसकी वैल्यू को शामिल करते हैं। ठीक है, इंप्यूटेड रेंट जो एक रेंट बन रहा है, अगर उसने रेंट पर दी है तो उसकी वैल्यू को शामिल कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज वो खुद रह रहा है, ठीक है, तो उसका एक वैल्यू दिए जाएगा, यानी उतना तो वो बनता अगर खुद नहीं रहता, रेंट पे देता, तो उसकी वैल्यू को शामिल करते हैं। आगे सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन,
सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट कंसिडर वाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। ठीक है, आगे देखिए, बिकॉज इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा आ जाता है। सर्विस दे रहे हैं, सेल्फ कंजप्शन आर नॉट कंसिडर वाइल एस्टिमेटिंग, वैल्यू एडिट कर रहे हैं, वैल्यू एडिट मेथड में इसको ऐड नहीं करते। ठीक है, सर्विसेज आप अपने खुद जानबूझ कर दे रहे हैं। कौन सी सर्विसेज? जिसमें हम कहते हैं सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। आपकी मदर है, घर पे काम कर रही है, तो उनकी सर्विसेज को शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका कोई मार्केट प्राइस नहीं है, वो अपने मन से करती है, जितना कहीं ज्यादा कर रही है तो कहीं कोई कम कर रही है। ठीक है, और अपनी पूरी इच्छा से करती है, तो उनका कोई मार्केट प्राइस आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ जी, मम्मी घर पे काम कर रही है तो उनके भाई उनको इतना वेतन हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको कोई मार्केट प्राइस नहीं है, इसलिए उसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा प्रिकॉशन किस किस को ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप पूछ सकते हो इसमें जो भी दिक्कत है। सबसे पहले आपको शामिल करना है सेकंड हैंड गुड्स से। सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नई बनी थी, तब उसकी कैलकुलेशन हो गई थी। लेकिन कमीशन अर्न कर रहे हैं, उसको बेचने के लिए व्यक्ति कमीशन ले रहा है, उसको शामिल करें, क्योंकि ये सर्विसेज है। ठीक है, कार का प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं और खुद उसको यूज कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि एम्प्लॉय को लाने ले जाने में, ये लाइन याद होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ने चाहिए। तो हम उसकी वैल्यू को शामिल करें, क्योंकि वो कार अगर खुद यूज नहीं करता तो कार वो बिकती, उसका एक मार्केट प्राइस है, पुरानी नहीं है, नहीं है। ठीक है, फार्मर खुद वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, खुद उसको यूज भी कर रहा है, उसकी वैल्यू को हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू को क्या करेंगे? ऐड। अगर ऐड नहीं करेंगे तो हमने ये पढ़ा था ना, जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था? जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। लिमिटेशन में पढ़ा था ना कि बार्टर सिस्टम कर लेते हैं, कि एक्सचेंज तो हो गया, चलो वीट है, वीट के बदले कुछ भी ले लिया है आपने, चाहे क्लोथ ले ली है, जो भी है, लेकिन उसका कोई लेखा नहीं रख रहे, इसलिए जीडीपी में पता ही नहीं चलता वस्तु कितनी बिक रही है, क्या वैल्यू है, क्या बन रही है। लेकिन यहाँ वो शो करता है इसको। ठीक है, अब वीट का खुद क्या कर रहा है? वो प्रोडक्शन कर रहा है और कुछ बेच रहा है, कुछ सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, और उसकी एक मार्केट वैल्यू है, यानी उस वस्तु की एक मार्केट वैल्यू है, वस्तु मार्केट में वो बिक जाती है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स तो शामिल बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इसकी वैल्यू को शामिल नहीं करते, इसकी वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, अपने घर में रह रहे हो आप, अपने घर में रह रहे हो, उसको रेंट भी तो दे सकते थे, एक मूल्य तो मिल बनता, एक उसका प्राइस बनता आपके पास। अब इतना अंतर, आप खुद रह रहे हो, ठीक है, तो उसका मूल्य जो भी फिलहाल एक रेंटर वैल्यू उसकी बनती, अगर आप नहीं रहते, अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसको ऐड करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ आएगा नहीं कि वैल्यू ऐसे दी हुई आपको ऐड करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके के थियोरेटिकल में आ सकते हैं। ठीक है, और ये सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। ठीक है, हाउसवाइफ सेवा दे रही है, सर्विसेज कर रही है, घर को संभाल रही है, उसकी कोई मार्केट प्राइस नहीं है, उसकी सेवा का कोई मूल्य नहीं है, आप कोई प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, वो पूरे अपनी मन से करती है, वो प्राइस के लिए नहीं करती है, तो उसको भी हम उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें बेटा अगर हम देखते हैं तो किस किस को शामिल किया जाता है? इसको शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि हाउसवाइफ है। ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स को शामिल नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसके बाद बेटा सारे शामिल है, कमीशन भी शामिल है, खुद प्रोडक्शन कर रहे हो और कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के लिए यूज करो, वो भी शामिल है। वीट का प्रोडक्शन कर रहे हो, ये प्रोड्यूसर का हो गया, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और खुद उसको यूज कर रहा है, उसको भी शामिल है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल नहीं करते। ठीक है, और जिस घर में रह रहे हो उसका एक रेंटल वैल्यू होती है, उसकी एक रेंटल वैल्यू होती है, खुद ना रहते तो रेंट पर देते, एक प्राइस मिलता। ठीक है, तो उसको भी हम शामिल करते हैं। और सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर कोई सर्विसेज मींस हाउसवाइफ सर्विसेज दे रही है तो उसको शामिल नहीं करते हैं। ओके बेटा, आई होप टॉपिक समझ आया होगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू। हाँ जी बेटा पूछिए। हेलो, कुछ पूछना बेटा? नो मैम। इसको पहले अच्छे से पढ़िएगा, कंफ्यूजन तो होगी, बट ये होता है ना, अब अचानक मैं कह रही हूँ पूछो तो ये हो जाता है, अभी क्या पूछे, थोड़ा सा खुद पढ़ लेते हैं। तो पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, कल भी पूछ सकते हो और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला मैंने बताया था, वो जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। नेशनल इनकम का हमेशा याद रखना, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी लिखते हैं उसको। कैसे लिखते हैं? सभी बोलेंगे, कैसे लिखते हैं?
NNPFC ये याद बेटा, ये 1 मार्क्स में जाएंगे सारे। NNPFC लिखते हैं, उसमें कई लिखे आएंगे ऑप्शन में, NDPFC है, GNPFC है, कई लिखे आएंगे, वो भी फॉर्मूला बनाने सिखाए नहीं है ना मैंने, लेकिन उसमें आप ये देखना जहां NNPFC लिखा है ना वो है नेशनल इनकम, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम को हम NNPFC के द्वारा शो करते हैं। इसके ये न्यूमेरिकल बनेंगे तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्शन मेथड था, तो प्रोडक्शन मेथड में सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है, जीडीपी एमपी से, क्योंकि जीडीपी एमपी मतलब वैल्यू, मार्केट वैल्यू सारी वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जा रही है हमारी ही कंट्री में, तो वस्तु की बात हो गई ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, जीडीपी एमपी से स्टार्टिंग होती है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं भाई कैसे इसका सोल्यूशन होता है। एक बार फिर सोल्यूशन करा देती हूँ, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है NNPFC और मैंने यहाँ लिख दिया जीडीपी एमपी, तो हम कैसे, ये है नेशनल इनकम, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, इससे, इसके माध्यम से कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट की जा सकती है। तो ऐसे कैलकुलेट होगी, एन मतलब नेट है तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ जी था बेटा, ये दोनों मैच नहीं हुए इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। आगे फॉर्मूले बताऊंगी, अगर यहाँ एन लिख दूंगी ना मैं एन, तो मैं यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ भी एन और यहाँ भी एन, फिर मैं क्यों माइनस करूं, दोनों इक्वल तो होगा, यहाँ इक्वल करना होता है बेटा दोनों साइड, दोनों फॉर्मूला मतलब राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिलहाल अभी तो हमने जीडीपी वाला सीखा है, जीडीपी एमपी वाला एक फॉर्मूला, सभी करके देखेंगे। एन है तो माइनस कर दूंगी डेप्रिसिएशन, बीच में नेशनल है तो ऐड कर दूंगी नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, एफसी है और यहाँ एमपी, ये देख लेना थोड़ा, एफसी है और यहाँ एमपी लिखा हुआ है, तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या आप लिख सकते हो प्लस सब्सिडी, ये भी लिख सकते हो प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस बोले, नेट नहीं, नेट मतलब जो एडलेस होता है सब कुछ हो चुका है, इसलिए उसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटे इस सब 1 मार्क्स में बनेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे बनता है, सब्सिडी ऐड होती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो वो बन जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके बेटा, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्विट कर सकते हैं क्लास।